गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर 4। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। पहले चैप्टर में हमने 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन को पढ़ा, फिर हमने दूसरे चैप्टर में राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। तीसरे चैप्टर में हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा कि सल्तनत काल में कौन कौन से शासक रहे और किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। तो सल्तनत काल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश का सबसे पहला शासक था बाबर, जिसने सल्तनत वंश के तुर्क अफ़गानी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और मुग़ल वंश में बहुत सारे शासक आए, जिसमें इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, उत्तर मुग़ल काल और मुग़ल काल। तो मुग़ल काल पहले वाले शासक को, और मुग़ल काल ख़त्म होने के बाद उत्तर मुग़ल काल के कुछ शासकों के नाम हम लोग जानेंगे। तो मुग़ल काल बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हमें इसे 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ना होगा। एक पार्ट में पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं प्रारंभिक मुग़ल काल में कौन कौन से शासक थे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 शासक जो होंगे ये मुग़ल काल के प्रारंभिक शासक माने जाते हैं, जिसमें कि बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं आता है, और हुमायूं के बाद हुमायूं के शासन के टाइम में ही यहाँ पे शेरशाह सूरी का हम लोग शासनकाल देखेंगे। 5 वर्षों का शेरशाह सूरी का शासनकाल रहेगा। उसके बाद फिर से हुमायूं आता है, हमला करता है, और उसके बाद शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड के बाद हुमायूं का शासन चलता है। लेकिन कुछ 1 साल के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन सब का शासन हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुग़ल काल की शुरुआत क्या हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुग़ल कौन थे। तो हमने पिछले चैप्टर में सल्तनत काल के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि वो किस तरह से आए थे, कहाँ से आए थे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मुग़ल शब्द 2 महान वंशों से जुड़ा हुआ था। तो मुग़ल शब्द जो था वो 2 महान वंशों से जुड़ा हुआ था। माता की तरफ से चंगेज़ खान, और पिता की ओर से तैमूर। माता की तरफ से चंगेज़ खान और पिता की तरफ से तैमूर। मुग़ल जो है वो खुद को चंगेज़ खान के वंशज नहीं ज़्यादा मानना पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान की जो छवि थी वो बहुत ही कट्टरपंथी थी, नरसंहार से जुड़ी हुई थी। इसलिए मुग़ल वंश के शासक खुद को तैमूर वंश का मानना ज़्यादा पसंद करते थे, तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि चंगेज़ खान के। मुग़ल स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। वे मध्य एशिया से भारत आए थे, और मुग़ल जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे और ख़ुद को तैमूर का वंशज मानते थे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। 1526 से 1530 के बीच में यह शासन चलता है। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका जन्म होता है फरगना उज़्बेकिस्तान क्षेत्र में, और पिता की ओर से तैमूर वंशज बहुत अच्छा योद्धा और लेखक तो बाबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था भारत पे, और वो कहाँ के थे, वो थे फरगना उज़्बेकिस्तान क्षेत्र के थे। तो भारत पर आक्रमण क्यों, अब बाबर जो है वो भारत पे आक्रमण क्यों करता है, चलिए देखते हैं। भारत धनवान था, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। भारत जो है बहुत ही ज़्यादा धनवान था, दिल्ली सल्तनत बहुत लंबे टाइम तक शासन करते करते कमज़ोर हो गई थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई अफ़गान सरदारों ने बाबर को बुलाया, और इब्राहिम लोदी जो सल्तनत काल का लोदी वंश का अंतिम शासक जिसे माना जाता है, उसको पराजित करने के लिए कई अफ़गान सरदारों ने बाबर को बुलाया था कि आप आइए यहाँ पे और इससे युद्ध लड़िए।
तो प्रथम पानीपत युद्ध होता है, बाबर आता है भारत और प्रथम पानीपत युद्ध होता है 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। तो हमें याद रखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत में प्रथम पानीपत युद्ध होता है 1526 में। और इसका परिणाम क्या होता है, बाबर की जीत होती है, दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो जाता है, दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो जाता है, भारत में मुगल शासन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे बाबर की जीत क्यों हुई थी, क्योंकि बाबर के पास बहुत अच्छी सेना थी, बाबर ने तोप का प्रयोग किया था पहली बार, गोला बारूद का प्रयोग किया था पहली बार। इसकी सफलता के कारण है तोप का उपयोग, बेहतर सेना, युद्ध की नई तकनीक, और जिस तरह से बाबर ने युद्ध की तकनीक, नई तकनीक अपनाया, तोप का प्रयोग किया, संगठित सेना का प्रयोग किया, उसके तरह से अभी तक यूज नहीं हुआ था। तो ये सब कुल मिला के बाबर इस तरह से जीत जाता है यहाँ पे और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबर का बेटा हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556, इस टाइम पीरियड के बीच में ही शेरशाह सूरी का शासन हमें देखने मिलेगा। हुमायूं बाबर का पुत्र था और इसके सामने कठिनाइयाँ क्या थी, शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया था, बाबर को हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। शेरशाह ने 2 बार हराया था बाबर को, हुमायूं को, शेरशाह ने 2 बार हराया था हुमायूं को, 1539 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज में। तो 1540 में और 1539 में चौसा और कन्नौज में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा, लेकिन 1 वर्ष बाद में मृत्यु। तो इतने टाइम पीरियड में हुमायूं जब भाग जाता है वापस से अपने क्षेत्र में, और उसके बाद वो क्या करता है, सेना संगठित करता है और उसके बाद फिर से हमला कर देता है और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, शेरशाह सूरी वाले क्षेत्र में पुनः कब्जा कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य में सबसे कम टाइम तक शासन किया था हुमायूं ने, सबसे कम टाइम पीरियड तक मुगल काल में हुमायूं का ही शासन देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, शेरशाह सूरी ने बहुत कम टाइम तक शासन किया, लेकिन इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। हालांकि वह मुगल नहीं था, उसका योगदान महत्वपूर्ण था। तो शेरशाह सूरी के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो कौन था। तो वह मुगल नहीं था, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। प्रमुख कार्य थे ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इसके प्रमुख कार्य थे ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था में सुधार और मुद्रा प्रणाली मजबूत करना। तो ये सारे कार्य थे शेरशाह सूरी के। उसके बाद देखेंगे हम लोग अकबर, 1556 से 1605 तक टाइम पीरियड अकबर का था। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक अकबर को माना जाता है। केवल 13 वर्ष की आयु में इसने शासन किया था और ये हुमायूं का बेटा था। शुरुआत में बैरम खां उसकी सहायता करता था और बैरम खां जो था उसका वही जो है, अकबर तो उस टाइम में छोटा था हुआ करता था, तो बैरम खां पूरे शासन को संभालता था। विजय का विस्तार गुजरात, बंगाल, राजस्थान, काबुल, और अकबर ने अपना विजय बहुत दूर दूर तक कर लिया था। विजय क्षेत्र गुजरात, बंगाल, राजस्थान, काबुल तक अकबर का क्षेत्र फैल चुका था। राजपूत नीति, युद्ध के बजाय मित्रता की नीति, और इसने राजपूत नीति को अपनाया था। युद्ध के बजाय मित्रता की नीति पर ज़्यादा ध्यान देता था अकबर। उसने राजपूत राजाओं से विवाह संबंध बनाए और इसकी खासियत थी कि इसने राजपूत राजाओं से विवाह संबंध बनाए थे। और अकबर की रानी भी थी जोधा, जो कि राजपूत थी। ऊंचे पद दिए, धार्मिक स्वतंत्रता दी, इससे साम्राज्य मजबूत हुआ। और ये राजपूतों को ऊंचे पद देता था और जो इसका बात मान लेता था उसे वो धार्मिक स्वतंत्रता भी देता था और ऊंचे पद दिए जाते थे और इससे साम्राज्य मजबूत हुआ। तो हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। और ये सारा जो छोटा छोटा हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 7th में इतना ही पढ़ना है, तो अभी हम क्लास 7th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको डिटेल्स में भी जानेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है। फिर सुलह कुल नीति, इसने सुलह कुल नीति चलाई थी।
सबके साथ शांति। तो अकबर की एक नीति थी सुलह एक कुल नीति, सब इसका मतलब होता है सबके साथ शांति, सभी धर्मों का सम्मान होता था, साम्राज्य में एकता बनाए रखना। अकबर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई विद्वानों से चर्चा करता था। तो अकबर जो है वो सभी धर्म के लोगों से चर्चा करता था और सभी की बात भी मानता था। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया था, और जजिया कर जो लगाया गया था मुगलों के द्वारा उसको इसने समाप्त कर दिया था। इबादत खाना, इसने इबादत खाना बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया था। तो ये भी बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है, इबादत खाना। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया था। इसमें धार्मिक चर्चा होती थी, विभिन्न धर्मों के लोग आते थे। ये जो इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनाया था, यहाँ पे धार्मिक चर्चाएं होती थी और बहुत सारे धर्म के लोग आते थे। उसके बाद इसने मनसबदारी व्यवस्था चलाई, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसबदारी व्यवस्था मतलब पद या रैंक। मनसबदार किसे कहते थे? मनसबदार होता था सेना और प्रशासन के अधिकारी। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चलाया था और मनसबदार होता था सेना और प्रशासन के अधिकारी। 2 प्रकार की रैंक थी। इस मनसबदार व्यवस्था में 2 प्रकार की रैंक था, जात, व्यक्ति की स्थिति, जात और सवार। जात और सवार किसे कहते थे? जात कहते थे व्यक्ति की स्थिति को, और सवार घुड़सवार व सैनिकों की संख्या को जात कहा जाता था। तो अकबर के द्वारा चलाया गया था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार सेना और प्रशासन के अधिकारी होते थे। इसका लाभ होता था सेना व्यवस्थित रही, और इस सब व्यवस्था का लाभ हुआ कि सेना व्यवस्थित रही, सम्राट का नियंत्रण मजबूत हुआ। तो मनसबदारी व्यवस्था का ये सारा लाभ होता था कि सेना व्यवस्थित रहती थी, सम्राट का नियंत्रण सेना पे रहता था। फिर देखेंगे जागीरदारी व्यवस्था। एक थी मनसबदारी व्यवस्था, एक थी जागीरदारी व्यवस्था। मनसबदारों को वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी। मनसबदार जो थे उसको वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि वेतन के बदले ज़मीन दिया जाता था। इसे जागीर कहा जाता था, और मनसबदार को वेतन के बदले जो ज़मीन दिया जाता था उसे जागीर नाम दिया गया था। जागीर से मिलने वाला कर उसकी आय होता था, और जागीर पर जो वो कर लगाता था वो वही उसकी आय होती थी। फिर है जागीरदारी व्यवस्था के बाद हमें पढ़ना है बहुत कुछ। मनसबदार और जागीरदारी के बाद हमें पढ़ना है जब्त और जमींदार। फिर अकबर की नीतियाँ, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, और 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य। तो अभी हमें इतना कुछ पढ़ना बाकी है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर के और इम्पोर्टेंट काम, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में मुग़ल साम्राज्य में हमें पढ़ना है। तो ये जो क्लास 7th NCERT का चैप्टर है उसमें बहुत सारे डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। तो ये चैप्टर का नोट्स है, और उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि इन शासकों ने कौन कौन से कार्य किए। तो उसका वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो भी फ़िलहाल हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं, और NCERT में हमें जितना पढ़ना है उसका ही हमें नोट्स बनाना है और पढ़ना है, क्योंकि NCERT भी बहुत कुछ स्पेशल हमें बताती है और क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, और इसको लिखने से हमें मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो UPSC और BPSC करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही TRE की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी इस क्लास से बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो हमने पढ़ा मुग़ल साम्राज्य के बारे में कि मुग़ल 2 महान वंशों से जुड़ा हुआ था। मुग़ल 2 महान वंशों से जुड़ा हुआ था, माता की ओर से चंगेज़ खान और पिता की ओर से तैमूर खान। और मुग़ल जो है वो खुद को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, और चंगेज़ खां के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खां का मानते थे कि ये नरसंहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी छवि नरसंहार से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो खुद को तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। मुग़ल स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। वे मध्य एशिया से भारत आए थे, और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा होती है 1526 से 1530। बाबर का टाइम पीरियड था। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इसका जन्म फरगना उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में होता है। पिता की ओर से तैमूर वंशज थे, और
बहुत अच्छा योद्धा और लेखक, और बाबर जो है बहुत अच्छा योद्धा और लेखक था। उसके बाद ये भारत पर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि भारत धनवान था, साथ ही साथ बाबर को बुलाया जा रहा था अफ़गान सरदारों के द्वारा बाबर को बार बार बुलाया जा रहा था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ने के लिए। क्यों बुलाया जा रहा था? क्योंकि अफ़गान के सरदार जो है वो इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे। उस टाइम में सल्तनत काल का शासन चल रहा था और लोदी वंश का शासन था। सरदारों ने बाबर को बुलाया था और सल्तनत उस समय दिल्ली सल्तनत भी कमज़ोर हो चुकी थी, पहले जैसी मजबूत नहीं रही। और ये जो जहाँ पे इनकी भिड़ंत होती है इब्राहिम लोदी और बाबर की, वो जगह था पानीपत, और इसको प्रथम पानीपत का युद्ध का नाम दिया गया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका परिणाम होता है बाबर की जीत हो जाती है, दिल्ली और आगरा पर कब्जा होता है, भारत में मुगल शासन का आरंभ हो जाता है बाबर के द्वारा। सफलता कारण था क्योंकि बाबर ने तोप का उपयोग किया था, सेना संगठित थी ज़्यादा, और युद्ध की नई तकनीकी अभी तक किसी ने भी उपयोग नहीं की थी, तोप का उपयोग अभी तक किसी ने नहीं किया था, इसलिए बाबर यहाँ पे जीत जाता है। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं, जिसके सामने बहुत कठिनाइयाँ थी और शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया था। शेरशाह सूरी का आक्रमण इसी टाइम में होता है। शेरशाह सूरी मुगल नहीं था और वो आक्रमण सूर्यवंश का शासक था और वो आक्रमण करता है, उससे बाबर को भारत छोड़ के भागना पड़ता है और दिल्ली में 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा हो जाता है बाबर का। शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे, उनका योगदान महत्वपूर्ण था। प्रमुख कार्य थे ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था में सुधार और मुद्रा प्रणाली मजबूत करना। उसके बाद अकबर का शासन आता है। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था और वह केवल 13 वर्ष की आयु में राजा बना। शुरुआत में बैरम खां उसकी सहायता करता था। विजय का विस्तार गुजरात, बंगाल, राजस्थान, काबुल तक हुआ। उसने राजपूत नीति को अपनाया था और वह राजपूतों से विवाह करता था। ऊंचे पद पर धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती थी, इससे साम्राज्य मजबूत हुआ। सुलह कुल की नीति अपनाई, इबादत खाना का निर्माण किया और मनसबदारी व्यवस्था अपनाई, जागीरदारी व्यवस्था अपनाई। मनसबदारी पद या रैंक होता था और जागीरदारी व्यवस्था मनसबदारों को वेतन के रूप में जो भूमि दिया जाता था उसको जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। प्रारंभिक मुगल काल में ये शासक हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका टाइम पीरियड इतना है। तो अभी हमें 1 या 2 पार्ट में मुगल साम्राज्य को और पढ़ना है, तो आप लोग इसका नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लें, साथ ही साथ चैप्टर भी पढ़ें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके नए पार्ट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।